हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण में। जैसा कि आप जानते ही होंगे 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे मार्च मंथ के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 1 मार्च से लेके 20 मार्च तक का करंट अफेयर। ठीक है, ये पहला भाग है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा इसी मंथ का, जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद आपका जनवरी फरवरी मंथ का भी पूरा करंट अफेयर का मैं वीडियो लेके आऊँगा, और उसी के साथ उत्तराखंड का जो जनवरी से लेके मार्च तक का करंट अफेयर होगा उसके लिए मैं एक वीडियो या फिर 2 वीडियो लेके आऊँगा। वहाँ पे आपका उत्तराखंड से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण इवेंट्स होंगे जनवरी से मार्च तक वो सब हम कवर कर जाएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे यूकेपीएससी जो है पिछले 2-3 महीनों का ही करंट अफेयर पूछता है, ज़्यादा पुराना नहीं जा रहा है। ठीक है, 2022 के पूछेगा भी तो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे उन्हीं को पूछेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं पूछता। बाकी आपने जनवरी फरवरी और मार्च का जो करंट अफेयर है उसे बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। तो उसी के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आएंगी तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, आगे सीरीज कंटिन्यू करनी है या नहीं। ठीक है, और बाकी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और एक चीज़ आप लोगों के लिए और, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया था। जो लोग चाह रहे थे कि हमसे कांटेक्ट हो या फिर आपको पीडीएफ मिले, तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अदरवाइज आप वीडियो को 2-3 बार देख के भी रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा, यहाँ से आपको जरूर 1 या 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे आपके आने वाले फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि 1 मार्च से 20 मार्च तक ही है। ठीक है, इसके बाद का करंट अफेयर हम लेके आएंगे दूसरे पार्ट में। तो चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं। पहला है आपका CO2 कब्रिस्तान परियोजना। तो देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग जानते हैं कि जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है, हरित गृह प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है इस गैस का, CO2 का। इसकी वजह से जो धरातल है, पृथ्वी है, इसका तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, जल स्तर बढ़ रहा है और कई घटनाएं भी हो रही हैं। तो जो CO2 है इसको खत्म करने के लिए, एक तरीके से इसे दफनाने के लिए CO2 कब्रिस्तान परियोजना लाई गई है। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखें, डेनमार्क, या नाम सुना होगा आपने, देश है, CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप लिए मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन के आने की, इसलिए मैंने इसे पहले नंबर पे कवर किया हुआ है। ठीक है, कौन सा देश है? डेनमार्क है, जो कि CO2 का आयात करके इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने की सोच रहा है, समुद्र के नीचे दफनाने की। ठीक है, इसलिए इसे CO2 कब्रिस्तान परियोजना कहा जा रहा है। डेनमार्क ने उत्तरी सागर में 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए यह परियोजना शुरू की है। तो ध्यान रखना, ये जो आपका समुद्र है जहाँ पे इसे स्टोर किया जा रहा है वो कौन सा है? उत्तरी सागर। ठीक है, अब आप मैप में ढूंढें उत्तरी सागर कहाँ पे है, जिससे कि यह दूसरे देश से आयातित CO2 को दफनाने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे देश से आयात करके CO2 को दफनाने वाला पहला देश भी बन गया है, और उत्तरी सागर के नीचे 1800 मीटर नीचे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कब्रिस्तान बनाने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे देखें, SAI-20। ठीक है, तो SAI-20 क्या है? आपका सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20। तो ये क्या है? G20 जो अभी जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, 1 दिसंबर से शुरू की थी। ठीक है, और इसके तहत जगह जगह पे सम्मेलन किए जा रहे हैं, अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इसी के तहत G20 के अंतर्गत गुवाहाटी असम में आयोजित एक बैठक है SAI-20। इसकी अध्यक्षता की थी गिरीश चंद्र मुर्मू ने, जो कि वर्तमान में हमारे कैग हैं। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये आपके कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनकी ही अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसे नाम दिया गया SAI-20 यानी कि SAI-20। ठीक है, इसका थीम था ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना जिसमें कि ब्लू इकोनॉमी के सतत विकास के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। SAI पूछाएगा कि G20 के अंतर्गत आपका SAI-20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो गुवाहाटी में आयोजित हुई है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरी न्यूज, मैथनॉल बसों का संचालन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत से संबंधित न्यूज है। ठीक है, तो मैथनॉल बसें क्या होती हैं आपकी? मैथनॉल बसें यानी कि जैसे डीजल से चलने वाली अभी बस हैं, तो डीजल की जगह पे क्या यूज किया जाएगा? फ्यूल के रूप में मैथनॉल को यूज किया जाएगा। इससे आपका पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, बेंगलुरु में भारत की पहली मैथनॉल संचालित बसों का
अनावरण किया गया है। इसका अनावरण किसने किया? केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य है प्रदूषकों के स्तर को कम करना। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, उसको घटाने के लिए मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है। अब ये पूरे भारत में चलेंगी, ठीक है। अभी फिलहाल बेंगलुरु में किया गया है, तो आपसे यही पूछा जाएगा कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटक में है जो कि। आगे देखें, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमेशा से पढ़ते आए हैं कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये आपका भारत में स्थित गोरखपुर में था, ठीक है। जो आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन था वो सबसे लंबा था, लेकिन अब भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया आपका श्री सिद्धरुद्धा रेलवे स्टेशन पर, जो कि 1.5 किलोमीटर का बना है। और ये कहाँ स्थित है? हुबली, कर्नाटक में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है आपका हुबली, कर्नाटक में, जो कि है श्री सिद्धरुद्धा रेलवे स्टेशन पर, ठीक। और इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। इसे इसकी लंबाई के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, ठीक। कितनी है लंबाई? 1.5 किलोमीटर। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बन गया है। तो आप लोग ध्यान रखना, श्री सिद्धरुद्धा रेलवे स्टेशन का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली, कर्नाटक में, ये बन गया है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। आगे देखें, व्यास सम्मान। हर साल व्यास सम्मान मिलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अन्य सम्मान भी मिलते हैं। अब देखिए, अभी आपका जो नोबेल प्राइज़ हैं वो अभी नहीं मिलेंगे, वो आपका दिसंबर में मिलेंगे। तो 2022 के ही जो नोबेल प्राइज़ हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं ट्रिक से उनको ऐसे याद कराऊंगा कि आप भूलेंगे नहीं। तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो कमेंट करना। अभी फिलहाल ये देखें जो लेटेस्ट हैं, देखो 32वां व्यास सम्मान मिला है किसे? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। इनका उपन्यास था पागल खाना। तो पागल खाना उपन्यास के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और इस बार 2022 के लिए दिया गया, ठीक है। वर्ष 2021 में किसे मिला था? असगर वजाहत को, उनके नाटक महाबली के लिए। ये आपने कई बार पढ़ा हुआ, ठीक है। तो 2021 में असगर वजाहत को मिला था वर्ष 2021 के लिए। और वर्ष 2022 के लिए मिला हुआ है आपका ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए, ठीक है। पागल खाने में रहे तो ज्ञान आ गया उन्हें, ठीक है, चतुर्वेदी जी को। आगे देखें, इसरो भूस्खलन रिपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर है, मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया क्योंकि मार्च 2023 की ये घटना है, ठीक। तो देखिए, इसरो की अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें इसरो ने पूरे देश के भूभाग का जो है सर्वेक्षण किया सैटेलाइट के माध्यम से। तो इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश के पूरे भूभाग का 13% भाग भूस्खलन की चपेट में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है, कितना प्रतिशत भाग? इसरो की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश का कितना प्रतिशत भूभाग भूस्खलन की चपेट में है? तो ध्यान रखेंगे 13%, ठीक है। और आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 2 जिले ऐसे हैं जो भूस्खलन के सबसे अधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। ध्यान रखें, पहले नंबर पर है रुद्रप्रयाग और दूसरे नंबर पे है टिहरी। इन दोनों को ही इसरो ने नामित किया है, इन दोनों को ही बताया है कि सबसे ज़्यादा भूस्खलन जोखिम का सामना करने वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, जिले हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि पहले नंबर पे कौन है, तो ध्यान रखेंगे रुद्रप्रयाग है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत भाग यहाँ पे भूस्खलन से प्रभावित है? 13%। और अगर आपसे पूछेगा कि भारत को भूस्खलन के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो आपके 5 जोन है, ठीक है, भूकंप जोन, उन्हीं के आधार पर इन्हें अलग अलग भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक। तो 5 क्षेत्र हैं मेनली, ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, ये भी उत्तराखंड से संबंधित न्यूज है, इंपॉर्टेंट है। देखें, उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। तो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर क्या होगा? इलेक्ट्रिक तो समझ में आ गया आपका कि यहाँ पे डिजिटल काम होगा, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा कार्य, ठीक है। और तीर्थ कॉरिडोर है तो इसका मतलब है कि तीर्थ यात्रा के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कार्य हो रहा है और तीर्थ यात्रा के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है? तो इसका मतलब है कि एक ऐसा रास्ता बनाया जा रहा है, एक ऐसा मार्ग डेवलप किया जा रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुविधाएं हों, ठीक है, ताकि तीर्थयात्री जो हैं ये आपका डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ ना लेके आएँ और इलेक्ट्रिक वाहनों से यहाँ पे सफ़र करें और इनको इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की यहाँ सुविधा मिल सके, ठीक है। तो यही है आपका इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपका उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है। इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स होते हैं, यानी कि लाइट से चलने वाली गाड़ियाँ, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ, ठीक है, उनको बढ़ावा देना। उत्तराखंड में आने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने हेतु लगभग 900 किलोमीटर लंबे 4 धाम मार्ग पर कई जगह इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं, ठीक है। और हर 30 किलोमीटर के बीच एक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया गया ताकि जो गाड़ियाँ हैं उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। कम समय में भी कोई ऐसा होगा कि जल्दी बैटरी खत्म हो जाएगी किसी गाड़ी की, तो उसके लिए 30-30 किलोमीटर के अंतर पे बनाए गए हैं। तो यही है देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। आगे देखते हैं, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछ देगा क्योंकि अग्निवीर वाला तो वैसे ही मुद्दा हाईलाइटेड है, ठीक है। तो अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा करके घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। कहाँ मिलेगा? बीएसएफ की भर्ती में, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो होती हैं बीएसएफ, इसकी भर्तियों में पूर्व अग्निवीर सैनिकों को 10% आरक्षण देने की योजना लॉन्च की है केंद्र सरकार के द्वारा। और इस अधिसूचना के अनुसार क्या बात की गई, देखें, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु में 5 साल की छूट दी जाएगी, और पहले बैच को ही दी जाएगी सिर्फ, ठीक है। लेकिन उसके बाद के जितने भी बैच होंगे इन्हें केवल 3 साल तक की छूट दी जाएगी ऊपरी आयु में, ठीक है। और इसके साथ साथ सभी पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता में भी छूट मिलेगी। तो एक कुल मिला के 10% आरक्षण देने की योजना है। और इसके अंतर्गत आपका कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे 5 साल की छूट मिलेगी जो पहला बैच अभी भर्ती हुआ है, और इसके बाद के जो बैच होंगे 3 साल की आयु में उन्हें छूट मिलेगी, ठीक। और शारीरिक दक्षता में भी छूट मिलेगी, फिजिकल में। अगला देखें, इंडोनेशिया द्वारा राजधानी स्थानांतरण। तो इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी थी आपकी जकार्ता, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुन लें। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में थी, लेकिन क्या हुआ कि जो जकार्ता क्षेत्र था इसमें लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ ये आपका समुद्र में डूब रहा है। तो इसी कारण से इंडोनेशिया से बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि राजधानी चेंज होगी, बट वर्तमान में अब राजधानी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो इसकी नई राजधानी बनाई गई है बोर्नियो द्वीप पर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई है? बोर्नियो द्वीप पर। ये भी इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है, क्योंकि इंडोनेशिया जो है अपने आप में द्वीप समूह है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारा, इसके तुरंत बाद दक्षिण में इंडोनेशिया द्वीप समूह ही शुरू होता है, ठीक। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप लोग ढूंढ लेना। जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और नीचे आपका है कौन सा? ये इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो इंडोनेशिया आइलैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य जो आपका चैनल है ये कौन सा है? ये आप लोग सर्च करके कमेंट करेंगे, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ इसे। तो आगे देखें, राजधानी परिवर्तन के क्या कारण थे? अत्यधिक प्रदूषण, भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, और जावा सागर में तेजी से डूबता हुआ शहर। तो इसी कारण से इन्हें अपनी राजधानी चेंज की और कहाँ बनाई है? बोर्नियो द्वीप पर, जो कि इस इंडोनेशिया द्वीप समूह के पूर्वी साइड में स्थित एक द्वीप है, ठीक। आगे चलते हैं, राष्ट्रमंडल कानून या फिर विधि सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रमंडल कानून या राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखें, इसका आयोजन गोवा में किया गया, ठीक है। राष्ट्रमंडल कानून या फिर राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन 2023 में गोवा में किया गया है, और ये इसका आपका 23वां संस्करण था। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन 5 से 9 मार्च 2023 तक किया गया, कहाँ? गोवा में, ठीक है। इस सम्मेलन में 52 देशों के 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और यहाँ से आपका संबंधित क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री कौन है? अभी किरण रिजिजू, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ध्यान रखना केवल इतना यहाँ पे कि राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? 2023 में गोवा में, जो कि इसका 23वां संस्करण था, ठीक। आगे देखें, दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग ध्यान में रखें। देखिए, दुनिया का पहला बांस क्रश बैरियर है। आपने देखा होगा ना, रोड के किनारे अभी जो है एक धातु का जो है पट्टा लगा होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे खंबे लगे होते हैं और उसके पूरा का पूरा पट्टा लगा होता है जिससे कि गाड़ी नीचे ना गिरे। उसकी जगह अब बांस से बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है। तो कहाँ पे बनाया गया है ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतनाम जो ज़िले हैं, इन ज़िलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। इसकी लंबाई 200 मीटर के आसपास है, ठीक है। इसका नाम है आपका बाहुबली, ठीक है, बाहुबली आप लोग कह सकते हैं। तो बाहुबली या फिर बाहुबली नाम से दुनिया का पहला बांस कैरियर यहाँ पे स्थापित किया गया। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक नई टेक्निक का प्रयोग है, परीक्षण है, ठीक, कि कैसा काम करता है, चल पाएगा या नहीं, इस तरीके से। बाहुबली नाम के इस बांस दुर्घटना अवरोधक को वाणी वरोड़ा, ठीक है, जो वाणी वरोड़ा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पर स्थापित किया गया है। तो जो किन दोनों को जोड़ता है? वाणी वरोड़ा राजमार्ग, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतनाम जिलों को। तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट याद रखने वाला है कि इस बांस कैरियर का नाम क्या है? दुनिया का पहला बांस क्रश बैरियर बाहुबली, और ये कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र के हाईवे पे, ठीक है। आगे देखें, GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023, इंपॉर्टेंट अवार्ड है, पूछ देगा यहाँ से क्वेश्चन। तो ध्यान रखें कि GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किसे मिला है आपका? ये भारत को दिया गया। देखिए, दूरसंचार नीति और
विनियमन में बेहतर प्रगति के लिए भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि ये वाला टर्म ना दे और सीधे लिख दे गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके याद रखना, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? GSMA के द्वारा। ये आपका भारत को दिया गया है 2023 के लिए। GSMA क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन, ठीक है। आपका अंतर्राष्ट्रीय या फिर वैश्विक सिस्टम कह सकते हैं, वैश्विक तंत्र है मोबाइल एसोसिएशन के लिए। तो वैश्विक दूरसंचार तंत्र, ठीक है, ये मोबाइल ऑपरेटरों तथा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है सभी प्रकार की, और यह अवार्ड दूरसंचार सुधारों और सक्षम नीतियों को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष किसे दिया गया है? भारत को दिया गया है GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड, ठीक है, याद रखें। GSM की स्थापना कब हुई थी? GSMA जो है आपका GSMA एसोसिएशन की स्थापना 1995 में हुई थी, ठीक। आगे देखें, सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार। अब पर्यटन के लिए आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड बहुत फेमस है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार किसे मिला है? ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि जो साहसिक पर्यटन है वो आपका ऑल ही में जनरली होता है, तो आप लोग कंफ्यूज होकर उत्तराखंड लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। तो ध्यान रखें, जम्मू और कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है। यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को गुलमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साहसिक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और उसके प्रयासों के लिए दिया गया है। तो याद रखें कि जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग नामक स्थान को आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। तो इसी कारण से सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जो मिला है वो जम्मू कश्मीर को मिला है 2023 में। आगे देखें, इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा। तो जो आपकी इरेडा है, आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड में जैसे उरेडा है वैसे इंडिया में इरेडा है, ठीक है। तो दोनों का एक ही काम है, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि इरेडा को RBI के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया? RBI के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक। तो ऐसे बन सकता है क्वेश्चन कि किसे मिला है दर्जा? आपका इरेडा को मिला है। किसने दिया? RBI ने दिया। तो इरेडा का गठन कब हुआ? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है 1987 में, ठीक है। जबकि आप लोगों को पता होगा उरेडा का गठन कब हुआ है और उसका कार्यालय कहाँ था, गठन कहाँ हुआ था और कार्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया, ये आप लोग सर्च करेंगे आज, ठीक है, उरेडा। बाकी इरेडा का गठन 1987 में हुआ है। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ध्यान रखें, इरेडा को मिल गया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा। अगला देखें, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, जो आपका महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में आयोजित हुई है, उसके बारे में देख लें। इसका जो उद्घाटन है ये अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि मैं इस बार जो आपका 2023 में आयोजित होने वाली IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ध्यान रखें, नई दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया? अनुराग ठाकुर ने, जो कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं। इसका आयोजन 15 से 26 मार्च तक किया जा रहा है, ठीक है। और इसकी मेज़बानी जो है ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। IBA विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से सबसे ज़्यादा संभावना जो इस टॉपिक से पूछा जाए क्वेश्चन वो यही है कि IBA विश्व रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, पूछ देगा। तो थर्ड रैंकिंग है, ठीक है, तीसरा स्थान मिला है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखें। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड मिला है आपका मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू से सभी वाकिफ़ होंगे, ठीक है, 2019 के टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। तो मीराबाई चानू कौन है? इनके बारे में देखें। टोक्यो ओलंपिक खेलों की रजत पदक विजेता है। मणिपुर की रहने वाली 28 वर्षीय भारोत्तोलक हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला तो यही बनेगा कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे मिला है? तो आप लोग सीधे आंसर लगाएंगे मीराबाई चानू को। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन बन सकता है कि मीराबाई चानू, जिन्हें कि अभी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, किस खेल से संबंधित है? तब आप ध्यान रखेंगे भारोत्तोलन से, ठीक है, यानी कि भारोत्तोलक हैं, मणिपुर की रहने वाली। 2021 में भी यह पुरस्कार जीतने के बाद लगातार 2 बार इस पुरस्कार को जीतने वाली ये पहली एथलीट महिला बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। इस अवार्ड की शुरुआत 2019 में उन महिला खिलाड़ियों के लिए की गई थी जिन्होंने विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई है। तो जैसा कि मैंने बताया 2019 में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया गया था इन्हें। तो 2019 में ही इस
पुरस्कार की शुरुआत हुई है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन पुरस्कार की, और उन महिलाओं के लिए है जो विश्व स्तर पर अपना नाम कमाते हैं। ठीक है, तो इस बार मिला है मीराबाई चानू को, जो कि भारोत्तोलक हैं, मणिपुर की रहने वाली। अब बात कर लेते हैं इस साल के सबसे ज़्यादा फेमस इवेंट की, जो कि है ऑस्कर अवार्ड 2023। ठीक है, यहाँ से सब लोगों ने सुन लिया होगा, सबने यह नाम भी रट लिए होंगे। अब उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो शायद आप लोगों के छूट गए होंगे, हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, नहीं छूटे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2023, सबसे पहले तो ध्यान रखें कि 95वां अकादमी पुरस्कार था। ठीक है, 95th आपके एकेडमी अवार्ड थे, ऑस्कर अवार्ड 2023। इसमें बहुत सी चीज़ें मिली होंगी, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, ठीक है, बेस्ट डायरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम उनको कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो जो इंडिया से संबंधित हैं। इंडिया के इसमें दो चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, एक तो आपका नाटू नाटू गीत है और एक आपके एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हैं, इन दोनों को ही आपने अच्छे से चार्ट डालना है, इनसे जो भी चीज़ें आ सकते हैं उन सबको कवर करना है। तो पहला देखें, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, यानी कि आपका सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग करके पूछेगा या फिर आपका सर्वश्रेष्ठ मूल गीत करके पूछेगा। तो ध्यान रखना, नाटू नाटू गीत, जो कि आपने RRR मूवी देखी थी, तो RRR मूवी में ये नाटू नाटू गीत जो आपका उन दोनों एक्टर्स के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, वहाँ पे परफॉर्म किया गया था, तो वही है आपका नाटू नाटू गीत। इसके जो गीतकार थे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, गीतकार कौन है? चंद्र बोस। ठीक है, और संगीतकार थे किरवानी। इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है संगीतकार का, ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना कि नाटू नाटू गीत जिसे हाल ही में ऑस्कर अवार्ड सम्मानित किया गया या फिर ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड मिला, उसके संगीतकार कौन थे पूछा जाएगा, MM किरवानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, MM किरवानी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, RRR मूवी का ये गाना है, तो पूछा जाएगा कि RRR जो मूवी है इसके निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है। तो आप लोगों ने सुना होगा सबसे फेमस डायरेक्टर साउथ के, ठीक है, SS राजामौली, S राजामौली। ठीक है, तो ध्यान रखना SS राजामौली जो हैं इसके डायरेक्टर हैं। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और इसके साथ साथ ये भी बन सकता है कि RRR का जो नाटू नाटू गीत है इसके संगीतकार कौन है, किरवानी। ठीक है, MM किरवानी, ये ध्यान रखना। गायक की बात करें तो राहुल सीपलीगंज और काला भैरवा ने इन्हें गाया हुआ है। दूसरा जो मैं बता रहा था, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, ठीक है, ये आपकी कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, जैसे RRR है 2 घंटे 2.5 घंटे वाली फिल्म, ऐसी नहीं, शॉर्ट फिल्म है। शॉर्ट फिल्म क्या होती है, 20 मिनट, सॉरी हाँ 20 मिनट 15 मिनट ऐसे बनाई जाती है शॉर्ट फिल्म। ठीक है, उसमें कोई संदेश दिया जाता है, तो वो शॉर्ट फिल्म है आपकी द एलिफेंट विस्परर्स। ठीक, इसके निर्देशक हैं कार्तिकी गोंजाल्विस। क्वेश्चन बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, द एलिफेंट विस्परर्स के निर्देशक कौन है? तो निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस हैं, जबकि निर्माता हैं इसके गुनीत मोंगा। दोनों का ही नाम आप लोग याद रखेंगे, गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस। ठीक है, इसके अलावा देखें, अब यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तो आपकी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म थी, जैसा कि मैंने बताया 20 या 30 मिनट की फिल्म, लेकिन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म पूछा जाए तो ध्यान रखना नवलनी। ठीक है, ऐसा कुछ नाम है इसका, NAVAL ऐसे। ठीक है, तो नवलनी इसका नाम है। इसके निर्देशक हैं आपके डैनियल रोहर। तो ये पूछा नहीं जाएगा, बस इतना पूछा जा सकता है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसे मिला है, तो नवलनी को। शॉर्ट फिल्म कहेंगे डॉक्यूमेंट्री वाली तब एलिफेंट विस्परर्स। ठीक है, आगे देखें, बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का मिशेल येहो को, और बेस्ट फिल्म का एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ट फिल्म है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट नामित होने वाली फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। लेकिन इसकी जगह अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड किसे मिला था, तब आप ध्यान रखें ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये मिला है। इन दोनों को आप लोग एक बार सर्च करके देख लें। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है आहार 2023। आहार जैसे कि नाम से पता चल रहा है खाना, ठीक है, तो आहार 2023 क्या है, ये एक आतिथ्य मेला है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला। ठीक है, खाद्य मेला एक तरीके से आप कह सकते हैं, अतिथियों को, जो बाहर से आने वाले अतिथि हैं उनको भारत के जो पारंपरिक भोज हैं, भारत के जो पारंपरिक भोज्य पदार्थ हैं उन्हें एक तरीके से उनसे अवगत कराना, उनकी प्रदर्शनी करना, इसके लिए आयोजित किया जाता है। तो आहार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आहार 2023, और ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। इसका उद्देश्य क्या है, आतिथ्य उद्योग की क्षमता को प्रदर्शित करना और घरेलू और विदेशी उपभोक्ताओं को तकनीकों, वस्तुओं और सेवाओं का प्रदर्शन करना। ठीक है, ये जो आपका आतिथ्य मेला है भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो ध्यान रखें ITPO क्या है, ये आपका भारत व्यापार संवर्धन संगठन है। ठीक है, आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको करें आप लोग। देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो आयुर्वेद सम्मेलन है
इसका आयोजन इस बार हरिद्वार में किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर, पशु चिकित्सा के लिए इसका मुख्य विषय यही था, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। हरिद्वार के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ऋषिकुल कैंपस में, कहाँ पे, ऋषिकुल में, ठीक है। तो ऋषिकुल कैंपस में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया है 2023 में। तो ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन पशु चिकित्सा पर कहाँ पे किया गया है, आपका हरिद्वार में। नेक्स्ट देखें, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज का भारत दौरा। पहली बात तो आप इस नाम को याद रखें, एंथनी एल्बानीज। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एल्बानीज। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने 3 दिवसीय दौरा किया हुआ है भारत का। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रही, उनमें से एक इवेंट में लेके आया हूँ। वैसे तो बहुत से इवेंट रहे, लेकिन हम मेनली 1 या 2 इवेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला तो ये है, भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज को भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत में ही निर्मित भारत का पहला जो स्वदेशी विमानवाहक पोत है वो है आपका INS विक्रांत। इस INS विक्रांत पर ये आए थे इसका दौरा करने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए, और यहाँ पर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन बने। तो ध्यान रखना, एंथनी एल्बानीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हमारी काफ़ी संधियां चल रही हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला देखें, स्वदेशी विमानवाहक पोत का निरीक्षण करने वाले वे पहले विदेशी प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है। INS विक्रांत जो है भारत द्वारा डिजाइन तथा भारत द्वारा निर्मित, तो भारत के द्वारा ही डिजाइन किया गया है और भारत में ही निर्मित है, पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है INS विक्रांत। ठीक है। आगे देखें, ऑस्ट्रेलिया इस बार, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पहली बार जो है भारत, जापान, अमेरिका, यानी कि 4 देश टोटल होंगे इसमें, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों का एक संयुक्त सैन्याभ्यास हो रहा है यहाँ पे, मालाबार नौसेना अभ्यास। ठीक है। तो मालाबार नौसेना अभ्यास को आयोजित करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है इस वर्ष, ऑस्ट्रेलिया को ही दी गई है। ठीक है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया पहली बार भारत, जापान और अमेरिका के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास आयोजित करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगला देखें, वो तो था आपका गार्ड ऑफ ऑनर। क्या था आपका, गार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है। तो गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया गया है, ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज को। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और यहाँ पे ऑर्डर, इन दोनों को मिक्स करके आप लोग यहाँ पे एंथनी एल्बानीज कर देंगे या कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो इसलिए मैंने दोनों न्यूज़ को एक साथ कवर किया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है, देखिए, भारतीय उद्योगपति श्री रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। तो रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में आपके नियुक्त होने वाले पहले भारतीय उद्योगपति कौन बने, तो ध्यान रखेंगे रतन टाटा। ठीक है। आगे देखें, IMX कटलास या कैटलेस एक्सप्रेस 2023। अब ये क्या है, IMX का मतलब होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2023 क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझें। 26 फरवरी से 16 मार्च तक इसका आयोजन किया जाना है। 26 फरवरी से 16 मार्च तक खाड़ी क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस, ठीक है, या कटलास एक्सप्रेस, जो भी कहें आप लोग, इसमें भाग लेने वाला भारतीय युद्धपोत कौन सा है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा। तो इसमें जो भाग लेने वाला युद्धपोत है ये है आपका INS त्रिकंद। यहाँ पे INS विक्रांत भी ऑप्शन में होगा, INS त्रिकंद भी होगा, 1-2 और होंगे, तो आप लोग INS विक्रांत के साथ जाएंगे, इसलिए मैंने इसे कवर किया है, क्योंकि इसमें पहली बार भारत भाग ले रहा है। ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि IMX कटलास एक्सप्रेस या फिर कैटलस एक्सप्रेस 2023 में भाग लेने वाला जो भारतीय युद्धपोत है यह है INS त्रिकंद। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और समुद्री क्षेत्र में समुद्री लेन देन को, समुद्री वाणिज्य को सुरक्षित रखना है। ठीक है। समुद्री लेन देन हो या फिर समुद्री वाणिज्य हो, यानी कि समुद्री व्यापार, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए ही इस अभ्यास को आयोजित किया गया है। IMX CE 2023 यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2023 दुनिया के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यासों में से एक है और यह भारतीय नौसेना की पहली IMX भागीदारी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारतीय नौसेना की पहली IMX भागीदारी है कटलास एक्सप्रेस। तो ध्यान रखें, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है, ये आपका INS त्रिकंद के द्वारा। ठीक है। यानी कि INS त्रिकंद ने इसमें भाग लिया है। ठीक। अगला देखें, निकोला फॉक्स, ये एक
साइंटिस्ट हैं, ठीक है। नासा ने पहली बार एक महिला को साइंस चीफ यहाँ पे नियुक्त किया है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज आती है, नासा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला वैज्ञानिक को साइंस चीफ नियुक्त किया गया है। अभी नासा के बहुत सारे मिशन चल रहे हैं, एक उनमें सबसे फेमस है आर्टेमिस, ठीक है, आर्टेमिस मिशन। तो उसके बारे में आप लोग देखना कि कहाँ के लिए उड़ान भरेगा या फिर कहाँ के लिए इसे तैयार किया जा रहा है और कौन कौन से मिशन है। तो देखें, नासा ने पहली बार एक महिला को बनाया गया साइंस चीफ। लंबे समय से सौर वैज्ञानिक रही निकोला फॉक्स जो है, इसको एजेंसी के साइंस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सूर्य का अध्ययन करने वाले पार्कर सोलर प्रोब मिशन, इसकी पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, ठीक है, शीर्ष वैज्ञानिक रह चुके हैं इस मिशन की। कौन सा? सोलर प्रोब मिशन जो था, ठीक है, सूर्य के लिए यहाँ से लॉन्च किया गया मिशन था। तो इस बार आपका इसी निकोलो फॉक्स को क्या बना दिया गया? साइंस चीफ बना दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब आते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। पहला है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान। तो भारत यहाँ पे 108वें स्थान पर रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, अभी आप लोगों ने ये दूसरे सूचकांक पढ़े होंगे ना, लोकतंत्र सूचकांक पढ़ा होगा, ठीक है, और इसके अलावा आपने भ्रष्टाचार सूचकांक पढ़ा होगा 2022 के। तो उनके साथ आप कन्फ्यूज ना करें, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक है, ना कि लोकतंत्र सूचकांक। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 108वां है। अगला देखें, नेक्स्ट न्यूज, भारत में अमेरिका के अगले राजदूत कौन नियुक्त हो रहे हैं? एरिक गारसेटी, ठीक है। तो भारत में अमेरिका के अगले राजदूत बने एरिक गारसेटी। अगला देखें, स्विस फर्म IQ एयर, ये एक स्विट्जरलैंड की फर्म है IQ एयर, जो कि वायु की गुणवत्ता की जांच करती है। तो IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत के कितने शहर आपके सम्मिलित किए गए हैं? तो याद रखेंगे 39 शहर। और यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 8वीं रैंक है, ठीक है। जबकि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 108वीं रैंक है, और इसमें कितनी है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में? 8वीं। आगे देखें, बहुत से स्टूडेंट इसके साथ कंफ्यूज हैं। हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त हुए SS दुबे को। अभी मैंने ऊपर बात की कैग की, गिरीश चंद्र मुर्मू मैंने बताया, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि ये जो लेखा महानियंत्रक नए नियुक्त हुए SS दुबे, ये कैग हैं। भैया ये कैग नहीं है, ये CGA हैं, ठीक है, यानी कि लेखा महानियंत्रक हैं, ठीक है। ये आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। तो कैग और CGA में अंतर है, इसको आप लोग क्लियर कर लें। CGA पूछेगा तो SS दुबे जी बने हैं, जबकि कैग पूछेगा तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। CGA का पद संभालने वाले 28वें अधिकारी हैं, तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखें, अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन। तो भारतीय स्तर का यानी कि राष्ट्रीय स्तर का जो महिला लोक कला सम्मेलन है, इसका आयोजन मुंबई में किया गया है 2023 में, ठीक है। तो ध्यान रखें कि अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो ये थी आज की करंट अफेयर की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में कुछ पसंद आता है तो आप लोग हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। बाकी मैंने बता दिया कि टेलीग्राम आप ज्वाइन करके हमारी इस वीडियो की जो भी वीडियो आती है इनकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और हमसे संवाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।